नमस्कार छात्रों। आज थर्मल पावर प्लांट्स के टॉपिक में मेथड्स ऑफ कोल फायरिंग टॉपिक नंबर है 2.7.3। इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मेथड्स ऑफ कोल फायरिंग। कोल फायरिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं? हैंड फायरिंग, स्ट्रोकर फायरिंग। स्ट्रोकर फायरिंग दो तरह की होती है, ओवरफीड फायरिंग और अंडरफीड फायरिंग। पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम, जिसमें यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम होता है। हैंड फायरिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा करी थी। हैंड फायरिंग का मतलब होता है कि हाथ के द्वारा बेलचे से कोयले को भट्टी में झोंकना। इस तरह का सिस्टम आज के युग में या वर्तमान समय में रेयरली अवेलेबल है। आजकल सारा जो फायरिंग सिस्टम है वो मैकेनाइज्ड है। स्ट्रोकर फायरिंग या पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम काम में लेते हैं। फिर भी कुछ इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हो सकती हैं थर्मल पावर प्लांट्स की, छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिसके अंदर हम हैंड फायरिंग काम में ले सकते हैं। हैंड फायरिंग के अंदर कोयले को बेलचे से डाला जाता है और वहाँ भट्टी के अंदर भी हाथ से ही कोयले को फैलाया जाता है, मतलब औजार, हाथ के औजार द्वारा ही कोयले को फैलाया जाता है और राख को निकाला जाता है। तो इसके अंदर किसी प्रकार की मशीन का या यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हाथ द्वारा ही विभिन्न हस्तचालित औजारों को काम में लेकर, जैसे बेलचा, कुदाली, रैक इत्यादि को काम में लेकर हम हैंड फायरिंग करते हैं। दूसरी तरह का जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल। जो मोस्ट कॉमनली मेथड्स काम में लेते हैं बर्निंग के लिए वो दो तरह के, स्ट्रोकर फायरिंग और पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग। इन दोनों में से कौन सा मेथड्स हम काम में लेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो कोल उपलब्ध है उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, बॉयलर की यूनिट कितनी है और उसकी कितनी कैपेसिटी है, लोड फ्लक्चुएशन कितना कम या ज़्यादा है, स्टेशन का लोड फैक्टर क्या है और विभिन्न प्रकार के जो कंबशन इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध है उनकी क्या दक्षता है और उनकी क्या रिलायबिलिटी है। सबसे पहले आता है स्ट्रोकर फायरिंग। स्ट्रोकर is a power operated fuel feeding system mechanism and grade। तो स्ट्रोकर जो पावर ऑपरेटेड फ्यूल फीडिंग मैकेनिज्म है, इसके जो मुख्य एडवांटेज हैं ये हैं कि चीप ग्रेड का जो फ्यूल है उसको यूज कर सकते हैं, इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें काफ़ी मिलती है, धुआं कम उत्पन्न होता है, बिल्डिंग स्पेस कम चाहिए, स्मॉल या बड़ी दोनों बॉयलर यूनिट के लिए सूटेबल है, रिलायबल है, मेंटेनेंस चार्ज कम है, इसमें एक्सप्लोजन का डर नहीं रहता है और एक्जुलरी प्लांट्स की आवश्यकता नहीं होती है। पुलवेराइज फ्यूल सिस्टम के मुकाबले कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है। कोल हैंडलिंग प्लांट अगर फेल भी हो जाता है तो कुछ जो ग्रेड के ऊपर बहुत बड़ा कोल स्टोरेज रहता है जिससे कुछ रिजर्व हमें मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि स्ट्रोकर फायरिंग में कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्प्लिकेट होता है और बड़ी यूनिट्स में इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा हो सकती है रिलेटिवली, और कोयले का जो कुछ न कुछ नुकसान होता है क्योंकि ग्रेड के ऊपर बड़ी मात्रा में कोयला रहता है और इसमें से कुछ कोयला अनबर्न्ड रह जाता है। स्टीम डिमांड जो वेरिएशन अगर होता है पावर डिमांड में और स्टीम डिमांड में, तो उसको हम पुलवेराइज फ्यूल के मुकाबले नहीं कर सकते, डिमांड को कम मात्रा में ही मीट आउट कर सकते हैं। स्लैगिंग और क्लिंकरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
स्टैंड बाई लॉसेज हमेशा इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो इसका है वो इतना सिंपल नहीं होता है, और जो सराउंडिंग फ्लोर्स है उसे हमें हैवी लोडिंग के लिए डिजाइन करना पड़ता है। मूविंग पार्ट्स में एक्सेसिव वियर एंड टियर होती है, ये इसके कुछ नुकसान हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोकर फायरिंग। स्टोकर फायरिंग को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, ओवरफीड स्टोकर और अंडरफीड स्टोकर। ओवरफीड स्टोकर के मामले में कोयला जो है जाली के ऊपर के किसी पॉइंट द्वारा डाला जाता है, और एयर जो है उसके नीचे रहती है, यानी एयर एडमिशन के पॉइंट से कोयला ऊपर रहता है, ऊपर से डाला जाता है। अंडरफीड स्टोकर के मामले में कोल इज एडमिटेड इनटू द फर्नेस बिलो द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन, अर्थात एयर ऊपर से भेजी जाती है, जबकि कोयला एयर के एडमिशन पॉइंट से नीचे रहता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। तो सबसे पहले हम ओवरफीड स्टोकर की बात करें तो इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन जो इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है, नीचे से प्राइमरी एयर और वाष्प रहती है वो जाता है, तो यहाँ पे ये जाली दिखाई गई है, जाली के ऊपर लेयर्स इस तरह से रहती हैं। सबसे पहले एस है, उसके बाद में जो कोयला, प्रदीप्त कोयला है वो रहता है, जिसमें कि वोलेटाइल मेटर्स रहते हैं, CO प्लस CO2 प्लस N2 प्लस H2 भी रहता है, और उसके ऊपर ग्रीन कोल यानी फ्रेश कोल जो ऊपर से डाला जाता है, और उसमें वोलेटाइल मेटर्स होते हैं CO प्लस CO2 प्लस N2 प्लस H2। उसके बाद में ऊपर जो है फ्लेम, कोयले की फ्लेम निकलती है जिसमें वाष्प भी जाती है बाहर, और यहाँ पे हम सेकेंडरी एयर भेजते हैं फ्लेम के अंदर, जिससे कि जो CO है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और हमें जो कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू का पूरा उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह की लेयर्स हम देख रहे हैं, ऊपर फ्लेम है, इसके बाद में ग्रीन कोल है, फिर इनकेंडेसेंट कोल है, उसके नीचे एस है, उसके नीचे जाली है, और यहाँ प्राइमरी एयर भेजी है। ये जो मैंने अभी चित्र में समझाया, यही बात यहाँ बताई गई है कि फ्यूल बेड सेक्शन जो है फ्रेश कोल रिसीव करेगा, और इग्निशन प्लेन इसके नीचे लाई करेगा, ग्रीन कोल और इनकेंडेसेंट कोल के बीच में एयर बॉटम से एंटर होगी, और एस के ऊपर इनकेंडेसेंट कोल रहेगा। फ्रेश फ्यूल जो है टॉप मोस्ट लेयर पे रहता है, और वो हीट के से उसका डिस्टिलेशन हो जाता है, नमी का। हीट फॉर डिस्टिलेशन एंड इवेंचुअली इग्निशन कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग फोर सोर्सेज। कंडक्शन ऑफ इनकेंडेसेंट कोक बिलो जो रहता है उसका कंडक्शन से, और हाई टेम्परेचर गैसेज जो ऊपर बेड के सरफेस पे रहती है उनसे, और फ्लेम के रेडिएशन से, और हॉट गैसेज जो फर्नेस में रहती है उससे, और जो फर्नेस की वाल है वो भी गर्म रहती है, तो इससे जो है डिस्टिलेशन होकर कोयले की नमी बाहर चली जाती है। कंबस्टेबल गैसेज को बर्न करने के लिए सेकेंडरी एयर फर्नेस में फिर सप्लाई की जाती है, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूल, कोक और आश जो है ये बेड पर एयर और गैसेज की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करती हैं। रॉ फ्यूल कंटिन्यूसली बेड के ऊपर ड्रॉप होता है, और जो राइजिंग एयर है ये राख को ठंडी करती है, जब तक कि ये ग्रेट के ऊपर आएगी उससे पहले एयर के कांटेक्ट में आने के कारण राख ठंडी होती है और एयर हीट ले लेती है। ओवरफीड स्ट्रोकर के टाइप्स ऑफ ओवरफीड स्ट्रोकर। ओवरफीड स्ट्रोकर ट्रेवलिंग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और
इसमें ट्रेवलिंग ग्रेट स्ट्रोकर है, ट्रेवलिंग ग्रेट स्ट्रोकर में दो तरह के होते हैं, चेन ग्रेट स्ट्रोकर और बार ग्रेट टाइप, और दूसरा है स्प्रेड स्ट्रोकर। आज हम ट्रेवलिंग ग्रेट स्ट्रोकर के बारे में ही जानेंगे, उससे अगले लेक्चर के अंदर हम स्प्रेड स्ट्रोकर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रेवलिंग ग्रेट स्ट्रोकर ये चेन ग्रेट टाइप या बार ग्रेट टाइप होता है। इनकी दोनों का जो अंतर है वो सिर्फ जो जाली के कंस्ट्रक्शन के जो ग्रेट होती है जिसके ऊपर कोयला और राख रहते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही डिफरेंस करता है। जैसे चेन ग्रेट के अंदर चेन चलती है, जबकि बार ग्रेट में बार लिंक जुड़ी हुई रहती है आपस में। चेन ग्रेट स्ट्रोकर में कंटिन्यूसली एंडलेस फ्लेक्सिबल चेन रहती है जो फ्यूल बेड को सपोर्ट करती है। 2 स्प्रोकेट व्हील्स होते हैं, उनके ऊपर चेन लगातार चलती रहती है। जो फ्रंट स्प्रोकेट होता है इसमें वेरिएबल ड्राइव होती है, जिससे हम दहन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी स्पीड को बदल सकते हैं। सामान्य तौर पर 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर प्रति मिनट की स्पीड पर स्ट्रोकर की चेन को चलाया जा सकता है। एक इंडेक्स प्लेट होती है जिससे हम कोल बेड की थिकनेस का अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी जो कोल है वो बेड के ऊपर है। इसको फ्यूल ग्रेट को ओपन करके एडजस्ट किया जा सकता है, या जो स्टोकर ड्राइविंग मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करके फ्यूल बेड थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेट के नीचे की तरफ से एयर को भेजा जाता है, जो कि एयर डक्ट्स होती हैं अलग अलग, जिससे ये सेवरल कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाती है और जो जाली है उसको ओवरहीट होने से भी बचाती है, और साथ में कोयला जो है उसके अंदर नीचे की तरफ सफिशिएंट एयर कंटेंट रहने चाहिए जिससे कि जाली ओवरहीट होने से बच सके। एक जो राख की परत हमेशा जाली के ऊपर रहनी चाहिए। चूंकि प्रैक्टिकली इसके अंदर कोयले का कोई एजिटेशन नहीं होता है, बेड जो है स्थिर बेड होता है प्रैक्टिकली, इसलिए इसमें हम नॉन कोकिंग टाइप का जो कोयला है वो बेस्ट सूट करता है चेन ग्रेट स्ट्रोकर के लिए। नॉन कोकिंग कोल जो है बेस्ट सूटेड रहता है। चित्र में हम चेन ग्रेट स्ट्रोकर का डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कोयला होपर के द्वारा ग्रेट पे गिरता है और होपर का गेट एडजस्टेबल है, जिससे हम कोयले के गिरने की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राइमरी एयर के लिए टीयर्स बने हुए हैं नीचे की तरफ, उनसे हम प्राइमरी एयर भेजते हैं, और सेकेंडरी एयर जो है ऊपर से आती है जो फ्लेम्स से कांटेक्ट में आती है। और उसके बाद में कोयला जलने के बाद में चूंकि ग्रेट लगातार चलती रहती है तो एस जो है नीचे की तरफ गिर जाती है, और जो फ्लू गैसेज है वो बॉयलर की ट्यूब्स को हीट देकर और बाहर निकलती हैं, एग्जॉस्ट में निकलती हैं। इस तरह के स्ट्रोकर की जो बर्निंग रेट है वो 200 से 300 किलोग्राम कोयला प्रति मीटर स्क्वायर प्रति घंटे की रहती है अगर फोर्स ड्राफ्ट यूज लिया जाए। चेन ग्रेट स्ट्रोकर के एडवांटेज ये है कि ये कंस्ट्रक्शन में सिंपल है, कॉस्ट भी कम रहती है इनिशियली, मेंटेनेंस चार्ज कम होते हैं, क्लीनिंग ऑटोमेटिकली होती है, गैस की जो हीट जो है हाई रिलीज रेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फर्नेस रहता है, और हीट रिलीज रेट को हम चेन की स्पीड को कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है। नुकसान ये है कि इसमें जो एयर का प्री हीटेड टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक हो सकता है। क्लिंकर की ट्रबल्स रहते हैं, क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकते हैं, जो रिडलिंग के फॉर्म में कुछ कोल पार्टिकल्स जो है हमेशा कोल पार्टिकल्स का नुकसान होता है, यानी कोयला पूरी तरह से नहीं जल पाता है। इग्निशन आर्चेज
जरूरी होती है जिससे पूरी ऊष्मा का उपयोग किया जा सके। और हाई कैपेसिटी बॉयलर जिनमें कि 200 टन प्रति घंटा या उससे अधिक की क्षमता होती है, वहां पे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।